हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आज हम आपको बताएंगे इसमें जो कक्षा 9वीं का है अभी पेपर हुआ है हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा 2021 और 22 का। तो इसका हम आपको इसमें सभी के हल बताएंगे, प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे 2.5 घंटा का पेपर है और सभी प्रश्न हल करना ये अनिवार्य है। तो इसका चलिए हम ये पहला देखते हैं। तो यहाँ पे इसका ये पहला हो जाएगा। ये प्रश्न हमारा एक है कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो इसमें सही विकल्प को चयन करना है कि इसका कौन सा उत्तर होगा, तो इसमें लिखना है। तो जैसा यहाँ ये पहला हमारा प्रश्न है कि छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। तो इसमें इसका जो है तो विकल्प में क्या हो जाएगा, तो छोटी उम्र, तो इसका आयु, स्मृति, युवा, बुढ़ापा। तो इसका हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा। इसका आयु, उम्र का आयु होता है। हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, तो जो किस्मत है तो किस्मत हकीकत में जो होती है तो मेहनत को कहा जाता है। जो मेहनत करेगा वही किस्मत उसकी सफल होगा। फिर यहाँ अगला है, ये 3 है। अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। तो इसका आग का यहाँ पे जो है तो आग का हो जाएगा, ये हमारा अग्नि को ही आग कहा जाता है। फिर यहाँ अगला है हमारा, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे कहते हैं। जो हथियार फेंक करके चलाया जाता है तो उसे हम अस्त्र कहते हैं। और जो हथियार पकड़ के चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। तो इसका सही करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जो हथियार पकड़ के फेंक करके चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह भी कहते हैं। तो इसका हो जाएगा परसर्ग जो होता है, परसर्ग को कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है हमारा 6वां है, पदेन रा जो होता है का चिन्ह है। पदेन रा का चिन्ह है हमारा ये हो जाएगा इस प्रकार से, जैसे प्रसाद लिख दिए। तो इस प्रकार से ये जो अक्षर है पा, तो अब इसके नीचे ऐसे लगा है तो पदेन यानी कि पैर के नीचे जो लगने वाला होता है। तो इस प्रकार से पदेन रा ये हो जाएगा। फिर यहाँ अगला हमारा ये है प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 में हमारा क्या हो जाएगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों से कीजिए। जो ये शब्द इधर ये दिए गए हैं इन्हीं शब्दों से हमें क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हम चलिए इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 2 फिर खाली स्थान के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। फिर अगला है हमारा, हेलन केलर ने खाली स्थान विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की राशि एकत्रित की। तो अब कुल कितने बार जो है तो विश्व भ्रमण की हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वो उन्होंने 6 बार विश्व भ्रमण टोटल की हैं। फिर यहाँ पे ये अगला है 3 का हो जाएगा, सतपुड़ा के घने जंगल यह कविता किस कवि ने लिखी है। तो इसके जो है तो सतपुड़ा के घने जंगल जो कविता है तो इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पे भवानी प्रसाद जो मिश्र हैं इसके लेखक हैं। फिर यहाँ अगला है, राजा शब्द का विलोम शब्द है। तो राजा का विलोम हो जाएगा रानी हो जाएगा। कड़वाहट शब्द में जो है प्रत्यय कौन सा है, तो कड़वाहट में जो प्रत्यय है तो आहट यहाँ पे ये प्रत्यय है। फिर इसी प्रकार से ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा ये 6वां। तो यहाँ धोखे से सफलता पाने से यहाँ खाली स्थान में होना सम्मान्य है। तो धोखे से जो सफलता प्राप्त होती है उससे अच्छा तो है कि हम असफल ही रहें, असफल होना ज़्यादा सम्मान्य होता है। फिर एक दिन जो भुज का पाठ किस विधा में लिखा गया है, तो ये डायरी विधा पर ये लिखा गया है, इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे और फिर चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 3। ये जो है
लेकिन इससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप उसका पढ़ के आनंद ले सकें। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका आनंद ले सकें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे थोड़ा मोटिवेट होता है कि अगला वीडियो लोगों को पसंद अभी आ रहा है, अगला बनाए या ना बनाए। तो इस प्रकार से तो चलिए अब देखते हैं यहाँ हम अगला। तो ये हमारा अगला यहाँ पे हो जाएगा ये प्रश्न 3 जो है कि नीचे लिखे कथन वाक्य के सत्य असत्य लिखिए जो है। तो हमें इसका सत्य और असत्य लिखना है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा कि पहला ये है कि बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया है। तो बैल को वो गधे का छोटा भाई कहा गया है, तो ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा क्यों, ये सत्य सही है। अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र शिक्षक के नाम लिखा था, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। फिर वंशीधर को मिर्ची के दरोगे की नौकरी मिल गई, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि उसे नमक के दरोगे की नौकरी मिली थी। फिर यहाँ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन में 3 पक्के दोस्त थे, तो जो इसका है तो इसका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, तो जो इसका है कि तो यहाँ पे ये अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि 2 शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को यहाँ संधि कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ण दिया होता है इसलिए यह सत्य होता है, लेकिन यहाँ शब्द दे दिया है इसलिए यह असत्य है। फिर यहाँ पे जो है अगला है हस्त तत्सम शब्द का तद्भव हथौड़ा है। तो हस्त ये भी हमारा क्या है, यहाँ पे असत्य है क्योंकि हस्त का अर्थ होता है हाथ, लेकिन यहाँ पे क्या हथौड़ा दिया है इसलिए यह भी असत्य है। फिर चलिए हम यहाँ पे फिर हमारा ये है यहाँ प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 का हो जाएगा सही जोड़ी बनाइए। यहाँ दिया है ये आ और बा, तो यहाँ है इसका पहले का कि युक्त भिड़ाना, तो युक्त भिड़ाने का अर्थ होता है यहाँ इसका हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया है कि जुगत लगाना। जुगत लगाना इसका हो जाएगा पहले का। फिर तिल का ताड़ बनाना, तो तिल का ताड़ बनाने का हो जाएगा यहाँ की बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। बढ़ा चढ़ाकर कहना यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये है कि व्यंजन, तो व्यंजन का हो जाएगा पकवान। पकवान हो जाएगा। फिर यहाँ चलिए अगला देखते हैं। हमारा ये अगला है सूर्य के 2 बैलों के नाम। तो सूर्य के 2 बैलों का नाम जो है तो यहाँ पे हीरा और मोती। हीरा और मोती जो है तो ये सूर्य के बैलों के नाम थे, ये हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पे है ये अतिथि। तो अतिथि का होता है जो इसमें दिया है ऑप्शन में, तो अतिथि का हो जाएगा मेहमान। मेहमान यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ है धसो इनमें डर नहीं है, तो धसो इनमें डर नहीं है तो इसका हो जाएगा यहाँ कि मौत का यह घर नहीं है। मौत का यह घर नहीं है, नहीं है, इसका ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सही जोड़ी हो गया। अगला चलिए हम देखते हैं यहाँ पे प्रश्न 1 कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में लिखना है। तो यहाँ पे
जैसा कि इसका दिया गया है पहले का कि बुरे समय में पैसा कौन बचा कर रखता है, तो इसका हो जाएगा कि बुरे समय में पैसा जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान या फिर जो ज्ञानी लोग होते हैं, समझदार जो होते हैं, वही लोग पैसा बचा करके रखते हैं। फिर यहाँ पे अगला है पापड़ की बात किस कहानी में कही गई है। तो पापड़ की जो बात है, तो जो मेजबान कहानी है हमारी, उस कहानी में मेजबान लोग बुंदेली लोग खंड जो कहानी है, उस कहानी में यहाँ पे कही गई है। फिर यहाँ पे है हमारा प्रश्न 3 है, अंतरिक्ष संस्थान नासा अमेरिका के किस शहर में स्थित है। तो किस शहर में स्थित है, तो इसका हो जाएगा फ्लोरिडा शहर में यह हमारा स्थित है, इसका फ्लोरिडा हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ अगला है, चलिए देखते हैं। तो अगला है पंडित जसराज को तबला बजाना किसने सिखाया था। तो जो है पंडित जसराज को वह 7 वर्ष के जब थे, तो 7 वर्ष की उम्र में ही उनको उनके जो मझले वाले जो भाई थे, मझले भाई ने उनको तबला बजाना यहाँ पे सिखाया था। फिर यहाँ पे है ये प्रश्न हमारा पांचवें का 5 है कि आलोपी दिन किस कहानी का पात्र है। तो जो आलोपी दिन है वह जो नमक का दरोगा जो कहानी है, उस पाठ का यह पात्र है। फिर यहीं पे हम अगला देखते हैं। ये यहाँ पे ये प्रश्न हमारा हो गया अगला कि गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो यह पंक्ति जो है, तो हमें जो पाठ है सूरज का ब्याह जो पाठ है, उस कविता से ली गई है। फिर इसका अगला हो जाएगा यहाँ पे कि नारीश्वर शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो नारीश्वर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे नारी धन ईश्वर बराबर होता है नारीश्वर, बराबर ये हो जाएगा नारीश्वर। तो फिर और यह कौन सी संधि है, तो यह है हमारी दीर्घ संधि का ये हो जाएगा, उदाहरण है ये दीर्घ संधि का। इस प्रकार से इसका हो गया। फिर चलिए हम अगला यहाँ देखते हैं। अगला हमारा है कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 30 से 50 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा ये पहला हमारा कि पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं। तो इसका पति पत्नी ने जो है, तो भोजन में जो मेजबान कहानी है, तो उस मेजबान कहानी में उन्होंने मेहमानों के लिए भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर, पूरी उनको खाने के लिए उन्होंने इसमें बनाए हैं। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा। फिर अगला हमारा यहाँ पे है कि जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा। जो जल के भीतर जो मछली थी, तो वह सभी जीव जंतुओं को कहती है कि इतने तुम फूले मत समाओ, सावधान हो जाओ जलचरों, यानी जल के में रहने वाले जो जानवर हैं, तो तुम सावधान हो जाओ। अगर एक ही सूरज है तो हम लोग कौन कष्ट कम सह रहे हैं, इतने परेशानी में हैं कि सारे गर्मी भर हम जलवासी जो हैं तो छटपटाते रहते हैं, छटपट कर रहे हैं। अगर सूरज का ब्याह हो जाएगा तो वह अपने ही जैसे इतना तेज प्रकाश और गर्मी देने वाला ताप
अपने ही जैसे पुत्र वह 10-5 और अगर जन्माएगा, तब सोचो कि हम लोगों का क्या होगा। हम सारे जलवासी जो हैं तो छटपटाते ही रह जाएंगे, मर जाएंगे। अच्छा ही है कि वह जो सूरज है वह अकेला है, कुंवारा है, उसकी शादी नहीं होती है। इस प्रकार से जो मछली है, वृद्ध मछली है, वो सभी जीव जंतुओं को सावधान करती है। तो इसका यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर अगला हमारा है यहाँ प्रश्न 7 है कि अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो वो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं। फिर यहाँ पे अगला हमारा इसमें है 7वें का ही अथवा, ये प्रश्न 7 का ही ये अथवा वाला है ये। तो इसका है कि डायरी थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। यह वाक्य लेखक ने कब कहा हुआ, क्यों कहा। तो यह है शब्द डायरी थका हुआ हूँ, तो इसको लेखक ने कहा है, ये रात्रि के समय कहा है, क्योंकि लेखक को नींद आ रही थी, इसलिए लेखक ने अपनी डायरी से बातें किया और बोला कि अब मैं थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता और अब डायरी में रखता हूँ, शुभ रात्रि। इस प्रकार से वो लेखक ने कहा है। फिर यहाँ प्रश्न हमारा जो ये 8 है कि बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। तो बरसात के मौसम में यहाँ मौसम में परिवर्तन आता है, आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं, बारिश होती है, बिजली जो है कड़कती है, बादल गरजते हैं और बरसात होती है। इसके बाद फिर खेती होती है, उसमें फिर हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें गर्मी भी पड़ती है, ठंडी भी आती है। तो इस प्रकार से इसमें बरसात के समय में परिवर्तन होता है। जो दादुर मेंढक होते हैं वो टर की आवाज़ निकालने लगते हैं और सब जीव जंतु सावधान होने लगते हैं। जो घर में है तो जो घर के लोग हैं वो घर की तैयारी करने लगते हैं, अपना अपना जो होता है। तो किसी का जैसे कि कच्चा मकान चूता है तो उसे वह छपाई पुताई करने लगते हैं। तो इस प्रकार से बरसात के मौसम में किया जाता है। फिर हमारा अगला है यहाँ, तो अगला हो जाएगा कि ये 8 का ही है अथवा कि पर्यायवाची शब्द की परिभाषा जो है उदाहरण सहित लिखना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा, ये जो है प्रश्न हमारा जो 8 है, 8 का अथवा का ये उत्तर है। तो 8 के अथवा में यहाँ पे दिया गया है कि पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो जैसे पर्यायवाची शब्द की पहले हम परिभाषा जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जब भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ समान हो, अर्थात एक ही शब्द के स्थान पर समान अर्थ वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा नेत्र। तो नेत्र का यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा नयन, आँख, आँख हो गया। इस प्रकार से इसे चक्षु भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये पर्यायवाची हो गया। तो इसी प्रकार से यानी चाहे इसमें से हम कुछ भी बोलें लेकिन इसका अर्थ एक ही निकलता है। भले शब्द अलग हों लेकिन जिसका अर्थ एक ही निकलता है उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर चलिए हम यहाँ पे अगला देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा है प्रश्न 9। तो प्रश्न 9 का हो जाएगा पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते थे। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा कि पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा इसलिए बनना चाहते थे क्योंकि तब लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे कर रहे थे और उतनी समय अफसरों को जो होती थी रिश्वत मिलती थी, पैसा देते थे, घूस भी मिलता था उन्हें।
ऊपरी वेतन के अलावा भी ऊपरी कमाई आमदनी अच्छी हो जाती थी। इसलिए उस समय के जो पटवारी थे तो अपनी नौकरी छोड़ करके नमक का दरोगा की नौकरी करना चाहते थे, बनना चाहते थे। तो इसका यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर अगला हमारा यहीं पे है, ये हम इसको देखेंगे। अथवा का विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो विलोम शब्द की परिभाषा यहाँ पे हो जाएगी, विलोम शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो उसका अर्थ उल्टा या विपरीत बताता है। विपरीतार्थक शब्दों को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये माता हो गया, तो माता के यहाँ पे हो जाएगा पिता। इसी प्रकार से छात्र का जैसे हो गया छात्र का, तो छात्रा हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो एक लड़का का लड़की, तो इस प्रकार से यहाँ जो विपरीत अर्थ बताता है, जो उल्टा अर्थ बताता है, उसे ही हम विलोम शब्द कहते हैं। फिर यहाँ हमारा है प्रश्न 10 है। प्रश्न 10 का हो जाएगा, काजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो काजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहाँ काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती है, ताकि कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो तुरंत पता लगाया जा सके कि कौन सा पशु कैद जो था वो भाग गया है, या फिर कितने पशु थे जो अगर उसमें से कोई पशु मर जाता है या कोई बीमार होता है या फिर कोई चुरा के ले जाता है, ताकि इसका पता चल सके। इसलिए काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। फिर हमारा यहाँ ये अगला है प्रश्न 10 का ही, अथवा कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि वह महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वेतन भी एक ही दिन आता है। जैसे जैसे माह आगे बढ़ता है वैसे खर्च होता जाता है। तो इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार से पूर्णमासी का चांद होता है, पूर्णिमा के दिन वह पूरा दिखाई देता है, फिर घटते घटते वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा वेतन है कि जिस दिन मिलता है उस दिन ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन वह घटते घटते महीने में पूरा ख़त्म हो जाता है। इसलिए मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। हमारा यहाँ है ये प्रश्न हमारा 11। तो प्रश्न 11 का ओहदा, निगाह, पीर का मजार, आमदनी शब्दों के अर्थ लिखना है यहाँ कि इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा, ये जो है हमारा ओहदा, तो ओहदा का यहाँ पे अर्थ होता है, हम इसका पद भी कह सकते हैं, पद या फिर स्थान भी इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से पद या स्थान इसका ओहदा का अर्थ हो जाएगा। फिर यहाँ पे निगाह, तो निगाह का यहाँ पे एक अर्थ होता है, यहाँ पे निगाह का हो जाएगा नज़र। नज़र भी हम कह सकते हैं, नज़र या फिर दृष्टि हो जाएगी, देखना जो। फिर एक निगाह का अर्थ होता है यहाँ शादी भी, ये तो इतना अर्थ हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस निगाह के अर्थ से है देखने का, दृष्टि का। फिर यहाँ पे हमारा है पीर का मजार, तो पीर का मजार का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कि कोई दर्शनीय स्थल जिसको हम कह सकते हैं, जैसे कोई दर्शनीय दर्शनीय स्थल हमारा हो गया। या फिर जो महापुरुषों की जो कब्र होती है उसको भी हम यहाँ पे पीर का मजार के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ अगला हो गए आमदनी, तो आमदनी को हम आय कहते हैं, जिसको आय या पैसा, रुपया, इस प्रकार से इसका हो जाएगा। फिर अगला हमारा यहाँ पे है 11 के अथवा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन से गुण मिले। तो इसका हमारा यहाँ अगला हो जाएगा, इसका उत्तर कि कलाम को अपने पिताजी से विरासत के रूप में
ईमानदारी मिली और आत्मानुशासन मिले तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव मिला। तो इस प्रकार से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पिता से विरासत के रूप में उन्हें ईमानदारी मिली कि हमेशा वो ईमानदार बन के रहें, आत्मानुशासन, खुद अपने आप में वह अनुशासित रहें, दूसरों को भी अनुशासित करें। और जो माँ थी तो माँ से उन्हें ईश्वर में विश्वास रखने के लिए और करुणा किसी के ऊपर बनाए रखने का जो भाव है, इस प्रकार से उन्हें मिला ईमान। फिर हमारा यहाँ पे अगला है प्रश्न 12। प्रश्न 12 का हो जाएगा पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में लिखिए। तो जो पंडित जसराज की जो शिक्षा है तो उनका जो यहाँ पे है कि वो बताते हैं कि मेरे यहाँ कोई शिक्षा नहीं है। उन्होंने कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि वो जब 4 वर्ष के जब थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, निधन हो गया था, उसके कारण उनको घर के गृहस्थी के कामकाज का बोझ हो गया था, इसलिए वह पढ़ लिख नहीं पाए थे। उनकी सिर्फ एक ही शिक्षा थी और वह थी यहाँ पे संगीत की शिक्षा। वह संगीत अपने मझले वाले भाई के साथ में गाना बजाना सीख गए थे, जिसके कारण से वह उसी में लीन रहते थे, गाते बजाते थे और अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। इसलिए उनकी पढ़ाई, पिताजी के ना होने के कारण पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गई थी, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई थी। फिर हमारा यहाँ पे अगला है कि सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि सतपुड़ा के जो घने जंगल हैं वह एकदम से ऐसे देखने में लगते हैं जैसे कि नींद में डूबे हुए हैं। वहाँ जो पेड़ पौधे हैं वह उगते रहते हैं, जो छोटे बड़े पेड़ पौधे हमेशा उगते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। जो झाड़ियाँ हैं वहाँ की तो कोई छोटी हैं तो कोई बड़ी हैं। ऐसा देखने में लगता है कि यह चुपचाप जो खड़े हुए हैं आँख नीचे झुका करके। इस प्रकार से वहाँ जो घास जो है वो जंगलों में घास भी है, कास भी है, जो मूंग साल जो है, पलास है, सब ऐसा देखने से लग रहा है कि चुपचाप खड़े हुए हैं वहाँ के जंगल में। और उनमें इतना घना जंगल है वहाँ हवा तक भी नहीं धस पाती है, घुस पाती है। इस प्रकार से वहाँ एकदम से कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं, कोई सीधा, कोई टेढ़ा मेढ़ा, कोई झुका हुआ, कोई कैसे है। तो इस प्रकार से वह देखने में अनमने जंगल जैसे दिखते हैं कि एक ऐसे जंगल हैं और उनमें किसी भी प्रकार का घुसने से डर भी नहीं है, क्योंकि इतना घना जो जंगल है कि जहाँ पर हवा तक नहीं घुस पा रही उसमें कोई जीव जंतुओं के घुसने का तो डर ही नहीं। जब हवा जिसमें नहीं घुस पाती है तो वहाँ कोई जीव जंतु भी कैसे घुस पाएंगे, इसलिए वहाँ किसी प्रकार का जंगल में घुसने का डर नहीं है। उस जंगलों में नदियाँ, झरने, नाले कई प्रकार के उसमें से बहते रहते हैं, झरते रहते हैं। जंगलों में जो हिरण है तो हिरणों का दल पाया जाता है, कई प्रकार के जानवर हैं उसमें, शेर, बाघ, ये सब पाया जाता है। उसमें फूल फल जो हैं, फूल कलियां हैं वो भी खिल रही, वो भी कई प्रकार की वो उसमें पुष्प हैं, फूल हैं, जिनको कि बहुत से लोग तो जानते भी नहीं हैं। वहाँ की उस जंगलों में हरी भरी घास है और जो छोटे बड़े पौधे हैं उनकी पत्तियां हैं वो लाल रंग की हैं। जो नई जो पेड़ों से पत्तियां निकलती हैं तो हल्का लाल होती हैं, इसलिए उनको रक्त किसलय के नाम से जाना जाता है। तो और वहाँ के जंगलों में ज़्यादा फल फूल भी कई प्रकार के हैं जो कि ज़्यादा रस युक्त होते हैं, खाने में स्वादिष्ट आते हैं। इस प्रकार से जो है तो सतपुड़ा के घने जंगल हैं तो इसका हम ऐसे वर्णन कर सकते हैं अपने शब्दों में। फिर हम चलिए अगला देखते हैं। यहाँ हमारा प्रश्न 13, हेलन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जो इसका हो जाएगा सही उत्तर कि हेलन केलर का जन्म यहाँ पे 27 जून को उनका जन्म 27 जून और 1880 जो है 80 में उनका जन्म जो है तो अमेरिका के में जो तस्कबिया नामक छोटे से कस्बे में उनका जन्म हुआ था।
जो तस्कबियाँ, ये उनके शहर का नाम है। तो अमेरिका के तस्कबिया नामक गांव में उनका जन्म हुआ था, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला है ये कंठ से उच्चारित होने वाले जो हैं, तो यहाँ वर्ण को लिखना है। तो कंठ से उच्चारित होने वाले जो हमारे वर्ण हैं, तो उसमें से हो जाएगा यहाँ पे इसका हो जाएगा का से लेकर के यहाँ पे का से लेकर के अंग तक हो जाएगा। का, खा, गा, घा और अंगा, ये हो जाएगा। इसके अलावा भी कंठ से ही उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, जैसे हा हो गया, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, और यहाँ पे ये हो गया, आहा हो गया। तो इस प्रकार से इतने जो हैं वर्ण हमारे कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। इसका हम जब उच्चारण करते हैं तो ये कंठ से ही उच्चारित होते हैं। फिर यहाँ पे इसका हो जाएगा प्रश्न हमारा 14 है, भ्रम व ड्रम शब्दों को विच्छेद करके लिखिए। तो जब भ्रम और ड्रम शब्द का हम जो विच्छेद करते हैं, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, जैसे भ्रम का पहले हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा भा धन, रा धन, आ धन, हो जाएगा मा धन, आ। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा भ्रम। तो जैसा कि यहाँ भा है और इसमें एक यहाँ पे पदेन रा लगा है, तो इस प्रकार से भा धन, रा धन, आ धन, मा धन, आ बराबर हो जाएगा यहाँ पे भ्रम। तो इसका हम इस प्रकार से इसमें संधि विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे ड्रम शब्द का विच्छेद करेंगे, तो ड्रम शब्द में हमारा विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे डा धन, रा धन, आ धन, मा धन, आ। तो इस प्रकार से हो जाएगा ड्रम। तो यहाँ पे हलंत लगा है क्योंकि ये जितने भी अक्षर हैं तो उनके साथ में स्वर जुड़ा होता है। तो अगर स्वर को अलग कर देते हैं तो वह खाली आधा अक्षर बचता है, इसलिए सब में यहाँ पे ये हलंत लगा हुआ है। इसी प्रकार से जो भ्रम वाला शब्द था, तो भ्रम वाले शब्द में भी नीचे हलंत सभी अक्षरों में रहेगा। जो काखा गाघा के अक्षर जो व्यंजन है उनमें हलंत रहेगा, जो स्वर है उसमें नहीं रहेगा। फिर इसके बाद है यहाँ पे ये हमारा प्रश्न अगला है, हमारा प्रश्न 14 का। यहाँ पे अथवा जो है, तो अथवा में हमारा ये यहाँ पे दिया गया है कि बचपन की किस घटना ने हेलेन केलर को दृष्टिहीन व बधिर कर दिया था। तो जो यहाँ पे है कि कौन सी घटना थी जो कि हेलेन केलर को बधिर यहाँ पे दृष्टिहीन व बधिर बना दी थी, बहरा और नेत्रहीन। तो इसका जो उनका है कि 19 जब महीने की वह रही हैं, तो उनको तेज बुखार ने इतना तेज बुखार आया था कि 19 माह की उम्र में कि उनको इसी घटना ने दृष्टिहीन और बधिर बना करके कि उनको रख दिया था। फिर यहाँ पे प्रश्न अगला है हमारा प्रश्न 15 है, पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु से शुरू हुई। तो इसका वाला जो है कि पंडित जसराज की, तो यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा इसका उत्तर कि उनकी जो है शिक्षा, क्या बोल रहा है कि शिक्षा किस जसराज पंडित जी की संगीत शिक्षा कब से शुरू हुई। तो उनकी संगीत शिक्षा हो जाएगा कि बचपन से ही उन्होंने सीखना शुरू कर दिया था। जब वो नहीं उनके पिताजी रहे तभी से ही उनको उनके कंधों पर भार आ गया और वो 7 साल की उम्र में 7 साल की ही उम्र में वो अपने मंझले भाई के साथ स्टेज पर तबला बजाना शुरू भी कर दिया था। और फिर उन्होंने जब 15 साल के करीब हुए तब वह संगीत की शिक्षा बड़े भाई पंडित मणिराम के साथ उन्होंने
शुरू कर दी। तो इस प्रकार से उनकी शिक्षा प्रारंभ हो गई संगीत की। फिर यहाँ पे इसका अगला हो जाएगा हमारा कि नए शिक्षक ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बचपन में पीछे की बेंच पर क्यों बिठा दिया था। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा नए शिक्षक ने APJ अब्दुल कलाम को पीछे की बेंच पर इसलिए बैठा दिया था क्योंकि नया शिक्षक हिंदू था और वो डॉक्टर APJ एक मुसलमान परिवार से थे, इसलिए उनको हिंदू लड़के के साथ मुसलमान लड़के के साथ में बैठना अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण से उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को पीछे वाली बेंच पर बैठा दिया था। फिर यहाँ पे है अगला है हमारा कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 50 से 75 शब्दों में लिखना है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तो इसका हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा क्योंकि लड़की की जो माँ थी वो मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे, इसलिए लड़की का प्यार, क्योंकि लड़की की माँ मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ थी तो उसे प्यार नहीं करती थी। इसी प्रकार से जो बैलों का मालिक था तो बैलों का मालिक भी वह जो था बेच दिया था दूसरे जगह, तो वह प्यार नहीं करती थी। उसका जो नया मालिक था मालकिन थी तो वह बैलों को मारते पीटते रहते थे। तो इसलिए बच्ची अपने कष्ट को बैलों के कष्ट को भी समझती थी और वह बैलों से प्यार करती थी। फिर हमारा यहाँ अगला है ये प्रश्न 16 का अथवा। तो 16 का अथवा में हो जाएगा मेहमान जो है थाली पत्नी, इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इसको हम वाक्यों में प्रयोग किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मेहमान तो हो जाएगा कि हमारे घर मेहमान आए हैं, इस प्रकार से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। मेहमानों को गर्म गर्म रोटी खिलाई, इस प्रकार से मेहमानों का स्वागत करना चाहिए, हम इसका किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे थाली, तो थाली में भोजन किया जाता है, थाली में भोजन किसी को दिया जाता है, थाली गोल होती है, तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और पत्नी ने गर्म गर्म बना करके मेहमानों को रोटी खिलाई, पत्नी बच्चों की देखभाल करती है। तो इस प्रकार से इसमें हम कुछ भी शब्दों का किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला है प्रश्न 17 का, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को छांट कर लिखिए। इसमें से जो विशेषण है हमको उस विशेषण को यहाँ पे छांट करके लिखना है। तो विशेषण क्या होता है? जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे ही हम विशेषण कहते हैं। तो जैसे यहाँ जहरीला सांप, तो जहरीला सांप में क्या हो जाएगा? ये जो है जहरीला, इसका जो विशेषण हो जाएगा, यहाँ पे जहरीला विशेषण हो जाएगा क्योंकि यह विशेषता बता रहा है कि सांप कैसा है। तो सांप के अंदर जहर भरा हुआ है, जहरीला है, तो जहरीला इसका क्या यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। और संज्ञा में सांप हो जाएगा क्योंकि संज्ञा किसी प्राणी वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से इसका संज्ञा हो जाएगा सांप, और विशेषण में जहरीला, उसकी विशेषता है कि वह जहरीला है। फिर यहाँ पे हो जाएगा गर्म गर्म रोटी, तो इसका जो है तो संज्ञा में हो जाएगा रोटी, और गर्म गर्म उसका यहाँ पे विशेषण हो जाएगा कि वह रोटी कैसी है, ठंडी है कि गर्म है कि सूखी है। तो यहाँ पे वह गर्म है, तो गर्म इसका विशेषण हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा अगला है, यहाँ हम देखते हैं कि खास मेहमान, तो जो मेहमान है तो मेहमान हमारा संज्ञा हो जाएगा, यहाँ पे संज्ञा शब्द हो जाएगा। और खास, तो खास क्या है? खास यहाँ पे हो जाएगा हमारा विशेषण हो जाएगा इसका।
यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, क्योंकि मेहमान कैसे हैं, खास हैं, मेहमान खास नहीं हैं, मेहमान ऐसे ही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये खास बताता है कि ये विशेषता उनकी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जहरीला, गर्म गर्म और खास ये हमारे विशेषण शब्दों के हो गए। फिर अगला हम चलिए देखते हैं यहाँ पे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में को भी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपको जहाँ पे समझ में ना आया हो तो कमेंट करिए। फिर चलिए अगला हम शुरू करते हैं कि सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्ति लिखना है। तो सूरज का जो कविता का जो पंक्ति दिया है, तो चलिए इसका हम बताते हैं। तो सूरज का ब्याह कविता जो है इसकी 2 पंक्ति हो जाएगा यहाँ पे कि उड़ी एक अफवाह सूर की शादी होने वाली है, वर के विमल मोर में मोती पिरोने वाली है। तो ये हमारा यहाँ पे ये 2 लाइन सूरज के ब्याह की कविता की हो गई। अब चलिए हम अगला देखते हैं। यहाँ हमारा दिया है प्रश्न 18। प्रश्न 18 का दिया है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए कोई 3। ये जो शब्द है तो इनका कोई 3 शब्दों का हमको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जैसे हस्त, तो हस्त का होता है अर्थ हाथ। तो जैसे हस्त हम सभी के शरीर का एक अभिन्न अंग है, ए हो जाएगा। वाक्यों में किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। हस्त से हम सभी कार्य करते हैं, ये हो जाएगा इसका वाक्यों में प्रयोग। फिर इसका हो जाएगा स्वप्न। तो स्वप्न का अर्थ होता है सपना। तो हमें स्वप्न देखना चाहिए, हमें जगते हुए स्वप्न देखना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका अर्थ वाक्यों में हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर मृतिका, तो मृतिका का अर्थ होता है मिट्टी। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कि मृतिका का से ही सभी लोगों का पहले घर होता था, घर बनता था, और मृतिका से ही खेती बाड़ी की जाती है। तो इस प्रकार से हम इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ही पूछा है, लेकिन और भी अगर चाहें तो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये है हमारा प्रश्न 18 का ही अथवा। तो प्रश्न 18 का है कि पापड़ खाने के लिए मेहमान ने कौन सी जुगत लगाई। तो यहाँ पे चलिए हम इसका देख लेते हैं। तो इसका यहाँ पे ये उत्तर हो जाएगा कि मेहमान ने कहा कि एक बात बताना तो भूल ही गया। तो पत्नी बोले कौन सी बात। तो मेहमान बोलता है कि जरूरी बात है, कल तो भगवान ने मुझे ये बचाया, यदि भगवान मेरी रक्षा नहीं करते तो मैं तो कल ही मर जाता, आज का भोजन करने को नहीं मिलता, तो मैं तो कल ही खत्म हो जाता। मैं तो बड़े मज़े से जा रहा था, तभी इतने में सरसराते हुए काला नाग आ गया। क्या बताऊं भाई साहब, इतना लंबा था सांप, यहाँ से लेकर के वहाँ तक जहाँ तक आपके पापड़ रखे हैं। तो इस प्रकार से इसमें मेहमान ने जुगत लगाई। भुजिया, बर्फी, लड्डू सब कुछ खाने के बाद भी उन्हें पापड़ बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब पापड़ हम कैसे मांगे। ये जो पत्नी थी वो पापड़ मेहमानों को देना भूल गए थे, इसलिए मेहमान ने यह जुगत लगाए और ये सर्प वाली एक कहानी उन्हें सुनाए। तुरंत लाते हैं, पापड़ देते हैं खाने के लिए, लेकिन मेहमान बोलते हैं खो गया भाई साहब, अब नहीं खाएंगे, अब तो मेरा पेट भर गया। लेकिन जो पत्नी थे दोनों बोलते हैं कि नहीं, ये तो आपको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने देने के लिए भूल गया और आपके लिए बनाया था। तो फिर मेहमान बोलते हैं ठीक है, अच्छा लाइए, ये जब आपका इच्छा है तो खा ही लेते हैं। तो इस प्रकार से फिर मेहमान उसको पापड़ खाए और आनंद से उनका पेट भर गया। और इस प्रकार से मेहमान पापड़ खाने के लिए सांप वाली कहानी सुनाए, जुगत अपनी लड़ाए, इसका ये हो जाएगा। फिर चलिए हम अगला देखते हैं। फिर हमारा अगला यहाँ है प्रश्न 19। प्रश्न 19 का है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इस मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जैसा देख रहे हैं
आंखों में धूल झोंकना। तो आंखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है कि किसी को धोखा देना। यहाँ पे हो जाएगा धोखा देना इसका अर्थ। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग किसी भी प्रकार से कर सकते हैं कि मोहन ने अपने दोस्त के आंखों में धूल झोंक दिया। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, या और भी हम कोई इसका प्रयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। फिर यहाँ प्रश्न ये 19 का ही दूसरा है, अपना उल्लू सीधा करना। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि अपना काम निकालना, अपना काम निकालना। इसका हो जाएगा वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा। तो इसका ये अर्थ हो गया। अब इसका वाक्य में प्रयोग हम करेंगे कि जब चुनाव आता है तब सभी भी नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए गांव में जाते हैं और झूठा मूठा ठगा आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारा काम करवा देंगे, और जैसे ही जीत जाते हैं तो वह फिर गांव में दोबारा लौट के आते भी नहीं। तो इस प्रकार से अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो इसका वाक्यों में हम इसी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। और भी कर सकते हैं कि राम ने मोहन से काम करवा करके उसको पैसा नहीं दिया, तो इस प्रकार से वह अपना उल्लू सीधा कर लिया। फिर अगला हमारा यहाँ पे हो जाएगा इसी का जो है 19 का अथवा। तो 19 का अथवा का हो जाएगा, दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। तो ये जो चिन्ह हमारे दिए गए हैं तो इनका लिख करके हमें वाक्य लिखना है। विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखें। तो इसका हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा क्या लिखते हैं, जैसे क्या हो गया। तो ये प्रकार का चिन्ह जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे जगह प्रयोग किया जाता है जहाँ प्रश्न पूछने की बात कही गई हो या बताने की बात कही गई हो, वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसका हम जैसे कि यहाँ कुछ बात जैसे शब्द पूछा है, क्या हो गया, कहाँ हो गया, कहाँ हो गया, कैसे हो गया, जैसे हो गया यहाँ पे कैसे, कब, यहाँ पे लिख देंगे कब, क्यों, क्यों, कहाँ, कहाँ। इस प्रकार से हम इसका वाक्यों में वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इसी हम शब्द बनाना चाहें तो जैसे कल स्कूल तुम क्यों नहीं आए, अपना होमवर्क क्यों नहीं किए। इस प्रकार से हम इसका वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर ये वाला जो हमारा है यहाँ पे तो ये हमारा विस्मयादिबोधक का चिन्ह कहलाता है। तो इसका प्रयोग ऐसे जगह किया जाता है जहाँ कोई बात को बताने में या सुनने में हमें आश्चर्यचकित कर लगे या फिर विस्मय हो, तो वहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसका हो जाएगा वाह, जैसे कोई अच्छा काम करता है तो उसको बधाई देते हैं कि अरे वाह क्या तुमने कमाल कर दिया। इस प्रकार से हम लिख करके इसका प्रयोग करते हैं। फिर जैसे हो जाएगा अरे, अरे, ओह, ओह में भी ऐसे लगाएंगे हाय। तो इस प्रकार के शब्दों का जहाँ प्रयोग करते हैं ओह, वाह, हाय, अरे, क्या, तो इस प्रकार में हम विस्मयादिबोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा यहाँ पे अगला हो जाएगा कि नीचे लिखे शब्दों के उत्तर 75 से 120 शब्दों में लिखना है, लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखना है। तो जो ये शब्द है कि यहाँ काकी हलवा व्यंजन, बूढ़ी काकी, बूढ़ी कचौड़ी, मेहमान, गांव, शादी, तो इन सब का प्रयोग करते हुए हमें एक कहानी बनाना है। चलिए हम कहानी भी बना लेते हैं, कैसे बनाई जाती है।
जैसे हमने यहाँ पे एक कहानी बनाई है कि उन शब्दों का प्रयोग करते हुए ये सब कहानी बनाना। जैसे ये गांव हो गया, बूढ़ी काकी, हलवा हो, कचौरी, व्यंजन, शादी, मेहमान, ये जो शब्द हैं तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए हमको ये कहानी बनाना है। तो चलिए हम ये देख लेते हैं कहानी। हम किसी भी प्रकार बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही जैसे बनाए कोई भी कहानी। बस ये जो शब्द है, शब्दों का बीच बीच में प्रयोग होना चाहिए। तो जैसे यहाँ एक गांव में बूढ़ी काकी रहती थी, जिसे हलवा, कचौरी एवं सभी प्रकार के व्यंजन खाने में बहुत पसंद थे। एक दिन उसके घर शादी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी प्रकार के भोजन बनाए गए और मेहमानों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया, जिससे सभी बहुत खुश थे। तो इस प्रकार से हम इस कहानी को बना सकते हैं। तो इसमें देखिए, गांव भी आ गया, बूढ़ी काकी भी आ गया, हलवा, कचौरी, व्यंजन, शादी, मेहमान। तो इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमको एक कहानी बना लेना है। हम किसी भी प्रकार की कहानी बना सकते हैं। फिर चलिए हम अगला देखते हैं। यहाँ हमारा एक प्रश्न है, ये 20 का ये अथवा नमक का दरोगा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका हमें कहानी का सारांश जो है, अर्थ जो है, उसको हमको लिखना। तो चलिए इसका हम बताते हैं। इसका हो जाएगा नमक का दरोगा कहानी का ये सारांश या केंद्रीय भाव जिसे हम कहते हैं। इसका हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर जो था, तो यहाँ कई तरह के टैक्स लगा दिए गए थे। इस कारण से सभी भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी, जिससे नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अन्य बड़े विभागों की तुलना में बहुत तो मोटी ऊपरी कमाई कर रहे थे। नमक के दरोगा कहानी के नायक पात्र मुंशीधर हैं, जो एक निर्धन और गरीब परिवार के सदस्य थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। किस्मत से मुंशीधर को नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिल जाती है। उन्हें अतिरिक्त आमदनी के बहुत से मौके मिलने लगते हैं, क्योंकि उस समय भ्रष्ट लोगों के लिए नमक विभाग बहुत सही था। मुंशीधर के वृद्ध पिता भी अनेक नसीहतें देते हैं और उनके सामने गरीबी भी कई समस्याएं खड़ी करती है, लेकिन मुंशीधर अपने ईमान पर डटे रहते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा कि ये जब हमारा भारत जब था तो स्वतंत्र नहीं हुआ था, उसमें अंग्रेजों का जो था, अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो हमारे भारत के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे थे और कई प्रकार के टैक्स लगा दिए थे, जिससे कि जो उसमें नौकरी करते थे, तो वहाँ जो नौकरी करते थे तो नमक निकालने के लिए उन अधिकारियों को घूस देते थे, जिससे कि उनका वेतन तो मिलता ही था, उसके साथ साथ उन्हें अलग से भी कमाई हो जाती थी। तो जिसके चलते उनको और दूसरे नौकरियों की अपेक्षा, जो कि दरोगा होता है, दूसरे विभाग में नौकरी करने वाले, उनसे भी ज़्यादा नमक के दरोगा को वहाँ पे ज़्यादा आमदनी होती है। इस चलते सब लोग उतने समय दूसरी नौकरी छोड़ करके नमक के दरोगा की नौकरी करना चाहते थे। फिर हमारा यहाँ पे अगला है प्रश्न 21। तो प्रश्न 21 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो है हमको इसका प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ है कि स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा तथा आदर दोनों प्राप्त हुए। सरकार ने उन्हें पैसे से तोलना चाहा। अनेकों वर्ष पूर्व पंजाब में उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबार सिंह ने उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए। भाभी ने वे रुपये उन्हें वहीं वापस कर दिए। उन्होंने कहा, जब हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ अथवा उपलब्धि की अपेक्षा नहीं थी, केवल देश की स्वतंत्रता ही हमारा उद्देश्य था।
तो इसको पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि यह देश के स्वतंत्रता के लिए कोई जो हैं भाभी वो लड़ रही हैं, जो कि उनको कोई भेंट में 51,000 रुपये देना चाहता था, लेकिन वो मुख्यमंत्री जो थे लेकिन भेंट देना चाह रहे थे पंजाब के, लेकिन वो भाभी रुपए नहीं लेती हैं, क्योंकि उनको रुपए नहीं चाहिए बल्कि देश की स्वतंत्रता में उनका सहयोग चाहिए। देश को आज़ाद कराने के लिए उनको सहयोग की ज़रूरत थी। तो हम चलिए इसी से अब इसका छांटते हैं प्रश्न उत्तर। तो अपठित का अर्थ होता है कि पाठ्य से हटा हुआ, जो पढ़ा हुआ ना हो। तो हमको इसी जो है तो इसमें से पढ़ करके हमको इसका उत्तर लिखना होता है, तो इसी में से छांटना होता है। तो जैसा हम देखेंगे कि भारत में दुर्गा भाभी को क्या क्या प्राप्त हुए, तो इसका हमें इसी में से ढूंढ के लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कि स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा तथा आदर दोनों प्राप्त हुए। तो इसका पहले का हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले का उत्तर हो जाएगा। फिर इसी में हम दूसरा इसको देखेंगे कि उन्हें 51,000 रुपये किसने भेंट किए। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा कि जो यहाँ से हो जाएगा कि अनेक वर्ष पूर्व पंजाब में उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री सरदार सिंह ने उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए, तो भेंट में उनको दिए थे। तो ये इसका यहाँ पे हो जाएगा कि वहाँ के जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे उन्होंने दिए थे। फिर अगला हमारा है उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए कि केवल देश की स्वतंत्रता ही हमारा उद्देश्य था। जो वो भाभी थी वहाँ की, तो उनका मुख्य उद्देश्य था देश की स्वतंत्रता को आज़ादी दिलाना। तो ये उसका यहाँ पे तीसरे का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा का पूरा मिल जा रहा है। फिर यहाँ पे चौथा हो जाएगा कि स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो स्वतंत्र का विलोम हो जाएगा यहाँ पे परतंत्र, यहाँ पे इसका विलोम हो जाएगा यानी कि उल्टा शब्द। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना सरल दिया गया है कि हमें पूरा सटीक मिल गया। तो इसी प्रकार से कोई भी अपठित आएगा तो उसी में से हमको ढूंढ करके लिखना होता है। फिर यहाँ पे अगला हमारा है प्रश्न 22 की अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक प्रारूप है, ये जैसा पत्र पूछा है वैसा सेम नहीं है, उसी के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ उसमें दिया है प्राचार्य, लेकिन इसमें दिया है प्रधानाचार्य। तो यहाँ पे प्रारूप है, इसी के तरह लिखने का सब यही रहता है। थोड़ा सा हेडिंग में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। तो जहाँ जहाँ बदलाव होगा चलिए हम वहाँ देख लेते हैं। जैसे इसका हो जाएगा सेवा में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये जो अल्प विराम होता है अल्प विराम लगाना भूल जाते हैं। यहाँ पे वो बिंदी लगाना भूल, इस प्रकार से इन शब्दों का बहुत महत्व होता है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान दें। फिर यहाँ पे पत्र में पूछा है प्राचार्य को और इसमें लिखा है प्रधानाचार्य को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे श्रीमान। फिर यहाँ प्रधानाचार्य हटा करके हम लिखेंगे प्राचार्य, यहाँ पे लिख देंगे प्राचार्य महोदय। यहाँ पे हो जाएगा सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्कूल के जगह पे जो अपनी स्कूल है अपनी स्कूल का नाम लिखना होता है, जैसे शासकीय हाई स्कूल बड़ोखर, इस प्रकार से हो जाएगा। जो भी और स्कूल है उस स्कूल का यहाँ पे फिर अपनी स्कूल का नाम हो जाता है। फिर यहाँ पे विषय, तो विषय में क्या है, अवकाश लेने हैं तो प्रार्थना पत्र ये हो जाएगा। या फिर अगर दूसरे विषय में हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे विषय को हम बदल देंगे, जो भी हमारा विषय रहेगा कि विषय टीसी लेने हेतु आवेदन पत्र, या फिर
और भी जो कुछ रहेगा तो उसको विषय में परिवर्तित कर देते हैं। फिर हम लिखेंगे यहाँ अगला महोदय लिखते हैं। फिर यहाँ सविनय निवेदन है कि मुझे कल शाम से बुखार आ गया है, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मेरा दिनांक 20 अक्टूबर और 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, अगर जितने दिन के पूछा हो हमको उतने दिन का यहाँ पे लिखना है कि अक्टूबर, जैसे यहाँ दिया है कि 20 अक्टूबर 2000, जैसे मान लीजिए 21 से फिर 21 अक्टूबर 2021 तक, तो इसमें 2 दिन का पूछा है इसलिए यहाँ दो दिन का ही डाला है। अगर 3 दिन का पूछा है तो फिर यहाँ पे जैसे अभी जो तुम्हारा आप लोगों का जो पेपर हो रहा है तो इसमें हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी 3 दिन का डाल सकते हैं कि जैसे यहाँ डाल देंगे, मान लीजिए उदाहरण के लिए कुछ भी दिनांक डाल देते हैं कि 12/9/2021 से लेकर के इधर लिख देंगे। फिर यहाँ जैसे 12 तो 13, यहाँ पे हो जाएगा 14/9/2021 तक की छुट्टी देने का कृपा करें। इस प्रकार से यहाँ 2 दिन लिखा है तो यहाँ 2 दिन लिखेंगे कि 2 दिन का अवकाश स्वीकृत करने की महान कृपा करें। फिर आपकी अति कृपा होगी तो यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा दिनांक, तो दिनांक आप किस दिनांक को लिख रहे हैं दिनांक को लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, जो जिस दिनांक को आप लिख रहे हैं उसको लिखें। फिर यहाँ पे आपका ये जो है आज्ञाकारी शिष्य का नाम हो जाएगा शिष्य। अगर लड़कियां हैं, लड़कियां लिखती हैं तब वो शिष्य के स्थान पे यहाँ पे शिष्य लिखें, तब यहाँ वो शिष्य लिखेंगी, और लड़के हैं तो शिष्य लिखेंगे। फिर अपना यहाँ पे इधर नाम हो जाएगा, नाम लिख देंगे, कक्षा हो जाएगा, रोल नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ये एक छोटा सा प्रारूप हो गया। सेम ऐसे ही रहता है, थोड़ा सा परिवर्तन जहाँ जैसा रहता है तो वहाँ प्रयोग पर परिवर्तन कर दिया जाता है। फिर हम आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। फिर चलिए हम अगला देखते हैं। फिर हम यहाँ पे अगला देखते हैं, ये 22 का ही है अथवा। तो अथवा का है अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ ये हो गया हमारा अनौपचारिक पत्र से कहते हैं। तो यहाँ जो है अपने मित्र को बधाई पत्र देते हुए, तो यहाँ पे जैसे पत्र भेजने वाले का ये जो है तो पता हो जाता है, ये पत्र भेजने वाले का पता यहाँ पे ये हो जाता है। तो यहाँ पे पता जरूरी नहीं है कि यही रहे, जो जहाँ का जिसका गांव का, पोस्ट का, शहर का पिन कोड ये जो होता है तो यहाँ पे ये डाल दिया जाता है, तो ये पता हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ अगला इधर दिनांक हो जाता है, दिनांक किस दिनांक को लिखा जा रहा है तो यहाँ दिनांक डाल देंगे। फिर यहाँ दिन कौन सा दिन है तो दिन डाल देंगे, जैसे इसमें रविवार के दिन लिखा गया है। फिर संबोधन, तो प्रिय मित्र राकेश, जैसे इसमें मित्र को बोला है तो हम मित्र लिखेंगे। संबोधन में प्रिय मित्र राकेश, अगर पिताजी को बोला होता तब प्रिय लिखते, आदरणीय पिताजी लिखते। इस प्रकार का इसमें हो जाएगा। फिर अभिवादन में मित्र है तो हम नमस्ते भी लिख सकते हैं, नमस्कार भी लिख सकते हैं। प्रिय अभिवादन में नमस्ते, नमस्कार, इस प्रकार से। अगर पिताजी होते तो फिर यहाँ लिखते आदरणीय चरण स्पर्श। तो इस प्रकार से हम अपने से बड़ों वालों को चरण स्पर्श करते हैं, अपने से बराबर वालों को नमस्ते भी कर सकते हैं, नमस्कार भी कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें इसका हो जाएगा। फिर यहाँ ये है कि हमें पता चला कि तुम्हारे लिए 12 जुलाई का दिन एक विशेष दिन है। इसी दिन तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारी 15वीं वर्षगांठ पर मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे और तुम्हारा जीवन सुख और ज्ञान से भरपूर हो। तो इस प्रकार से हम इसमें इसको लिख देंगे। फिर अगला हमारा आगे फिर यहाँ नीचे लिखेंगे हम कि आदरणीय पिताजी एवं माताजी को सादर चरण स्पर्श एवं छोटों को प्यार।
तो इस प्रकार से जो बड़े लोग रहते हैं उनको भी हम साथ में संबोधन करेंगे, उनको भी हम यहाँ पे बताएंगे, और जो छोटे हैं छोटों को भी हम इसमें प्यार अपना दर्शाएंगे। फिर यहाँ पे इधर हो जाएगा कि तुम्हारा मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र, इस प्रकार से हम इसमें कर सकते हैं। जो भी मित्र का नाम है यानी जो अपना नाम है, तो यहाँ पे अपना नाम और अपना पता यहाँ पे लिखा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अनौपचारिक पत्र हो गए, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई पत्र देते हुए। फिर चलिए हम अगला देखते हैं। यहाँ पे ये अगला है हमारा प्रश्न 23 कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय की पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो ये जो दिया है सारा कि पानी का महत्व, पर्यावरण, प्रदूषण, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रदूषण, पर्यावरण, प्रदूषण, विद्यार्थी और अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व और हमारे राष्ट्रीय पर्व। तो ये निबंध है। तो इन निबंधों को चलिए हम इसका एक विस्तार से देख लेते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ हम इसका पहले देखते हैं कि ये खेलों का महत्व, तो खेलों का महत्व के बारे में हम पहले इसका देख लेते हैं। तो ये हो गई हमारी रूपरेखा की प्रस्तावना, पहले लिखा जाता है उसका। फिर मन, मस्तिष्क एवं खेलों के प्रकार कितने हैं, फिर खेलों का महत्व, उपसंहार। तो इस प्रकार से हम इसमें और भी अगर चाहें तो बना सकते हैं उपसंहार। तो यहाँ ये हमारा है ये प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हो जाएगा हमारा, जीवन में वही मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन कर सकता है जो स्वस्थ एवं सबल हो। किसी विद्वान ने उचित ही कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शरीर को स्वस्थ एवं निरोग बनाने के लिए सम्यक खान पान के साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करना भी परमावश्यक है। खेलों के महत्व से शरीर स्वस्थ रहता है, साथ साथ भरपूर मनोरंजन भी होता है। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। यानी कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कुछ कर पाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें कई प्रकार के नियमित व्यायाम भी करने चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। तो इस प्रकार से हम इसकी प्रस्तावना लिख देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा हमारा मन, मस्तिष्क एवं खेल। तो मानव के मन तथा मस्तिष्क से खेल का घनिष्ठ संबंध है। खिलाड़ी अपनी रुचि के अनुसार खेल का चयन करता है। आज का जीवन संघर्षमय है। मनुष्य दिन भर रोजी रोटी की समस्या को हल करने में लगा रहता है। दिन भर की मानसिक थकान को मिटाने के लिए मानव खेल के मैदान में उतरता है। इससे उसे असीम उल्लास एवं ताजगी का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि हमारा जो मन और मस्तिष्क होता है वो खेल के रुचि में भी आनंद रखता है। कई प्रकार के खेलों को अलग अलग तरह से खेला जाता है। और आज का जो जीवन है भाग भरी दौड़ जिंदगी से भरी हुई है, तो इस प्रकार से हम थक जाते हैं। तो उसमें मनोरंजन के लिए जो हम खेलते हैं तो उसमें खेलने से हमें मन को जो है तो थोड़ा सा आराम मिलता है, थकान थोड़ा कम होती है, तो और हमारे मन में उल्लास भी आता है और हम फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं। फिर यहाँ पे है अगला हमारा ये हम खेलों के प्रकार। तो खेलों के मुख्य 2 प्रकार के खेल खेलने का प्रचलन है। एक वे जो घर के अंदर खेले जाते हैं, दूसरे प्रकार वे हैं जो खेल के मैदानों में खेले जाते हैं। तो इस प्रकार से खेल के यहाँ पे 2 हैं। जो घर के अंदर जैसे हो गया खेलने वाले खेल की शतरंज, लूडो, टेनिस, शतरंज, कैरम बोर्ड हो गया, ताश हो गया। तो इस प्रकार से हम घर के अंदर इतने खेलों को बैठ करके एक जगह पे या फिर थोड़ा टहल के दौड़ के खेल सकते हैं। मैदानों में खेले जाने वाले खेलों के अंतर्गत जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया तथा बास्केटबॉल इत्यादि, ये सब घर के बाहर खेले जाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेस होता है,
ज़्यादा इसमें लगता है जगह, और इसमें खिलाड़ी भी ज़्यादा होते हैं। फिर इस प्रकार से जो खेल हैं, तो खेल हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण रखते हैं। तो खेलों का महत्व क्या है? खेल मनोरंजन का सबसे उत्तम साधन है। इससे मानव की थकान दूर होती है, समय का सदुपयोग होता है, सामाजिक भावना का भी खेल के मैदान में पल्लवन होता है। इससे जीवन में निखार तथा प्रेम का अद्भुत जो होता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कि खेल खेलने से जो सामाजिक भावना होती है, जैसे कि ग्रुप में खेला जाता है 4-6 लोग, 8-10 लोग, इससे क्या होता है, जो जो समाज का भी अच्छे से विकास होता है। आपस में लोग एक दूसरे से प्यार बना के रखते हैं। तो इस प्रकार से इसमें मनोरंजन भी होता है। फिर यहाँ पे हो जाएगा कि खेल हमें अनुशासन एवं समय का पाठ पढ़ाते हैं। जीवन में संघर्षों से जूझने की शक्ति आती है। साहस, दृढ़ता, गंभीरता तथा उदारता के भाव भी जागृत होते हैं। तो इस प्रकार से खेल खेलने से कई प्रकार के इसमें मन में परिवर्तन भी होता है। फिर हम यहाँ उपसंहार में देखेंगे कि भली प्रकार चिंतन एवं मनन करने से यह तथ्य उजागर होता है कि खेलों का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। खेल यथार्थ में शिक्षा एवं जीवन का एक भाग है। खेलों से खेल भावना के साथ ही भाईचारे की भावना भी विकसित होती है। यहाँ पे होता है श्रम के प्रति निष्ठा खेलों से उत्पन्न होती है। हार को प्रसन्नता पूर्वक सहन करने की क्षमता का विकास होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें राजनैतिक दांव पेच में न उलझकर खेलों को प्रोत्साहन देना चाहिए। छात्रों में खेल के मैदान में खेल की भावना विकसित होती है उसके सहारे प्रगति की मंजिल पर निरंतर अग्रसर होते जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका लिख सकते हैं कि अगर खेल खेलेंगे तो खेलने से हमारा जो मन है, जो हमारा और भी ज़्यादा स्वस्थ होता है, उजागर होता है, और जो इसका जो मन का विकास होता है, चंचल होता है मन हमारा। तो और जो है कि भाईचारे का आपस में इसमें विकास होता है। इसमें भाईचारा बना रहता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। जो मन मोटापा, क्रोध रहता है वो भी सब खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक जो लोग होते हैं वो राजनीति में इतना एक दूसरे का बुराई करते रहते हैं, लोग इसका उसका भिड़काते रहते हैं, लेकिन खेल खेलने से आपस में भाईचारा बना रहता है और खेल भावना भी विकसित होती है। इस प्रकार से प्रगति भी हमारे शरीर का, मन का, सभी प्रकार का होता है। तो ये हो जाएगा उपसंहार। इसी प्रकार से चलिए, और हम ज़्यादा समय हो रहा है इसलिए हम इसका ज़्यादा न लेते हुए हम सिर्फ रूपरेखा बता देते हैं। तो ये हमारा रहा, जैसे कि इसमें पूछा है कि हमारे राष्ट्रीय पर्व, तो जो राष्ट्रीय पर्व हमारा रहा है तो उसकी हम चलिए रूपरेखा बता देते हैं। राष्ट्रीय पर्व जो देश में जो सब लोग एक ही साथ जो मिलजुल करके मनाते हैं, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जो जयंती है, तो 5 सितंबर को जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है जन्मदिन। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय पर्व हैं जो कि सब जगह एक ही साथ भारत में मनाया जाता है। तो इसका रूपरेखा में हम इसका जो कक्षा 9वीं के जो कुछ छात्र छात्राएं हैं जो कि उनको अभी 8वीं से पास होके आए, तो उनको रूपरेखा नहीं मालूम है कि रूपरेखा किसे कहते हैं। तो रूपरेखा यही है कि जो निबंध का विस्तार से न लिख करके निबंध की जो पॉइंट लिखा जाता है उसी को ही हम रूपरेखा कहते हैं। यानी नमूना, कि अगर ये नमूना है तो इसके आधार पे हम निबंध को बढ़ा चढ़ा करके विस्तार से कर सकते हैं। तो इसका यही है। इसका पहले हो जाएगा प्रस्तावना, फिर गणतंत्र दिवस का इतिहास कब से है इसका, जैसे प्रस्तावना में हो जाएगा गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, कब से मना रहे हैं। फिर गणतंत्र दिवस का इतिहास कब से है इसका
फिर 26 जनवरी के कार्यक्रम कौन कौन से हैं, उस कार्यक्रम में क्या क्या रखा जाता है। फिर 26 जनवरी का जो गौरव का दिन हमारे लिए है, स्वतंत्र भारत के नागरिकों का दायित्व क्या होना चाहिए, इस प्रकार से फिर उपसंहार हम ये लास्ट में यहाँ फिर उपसंहार हम यहाँ लिख देते हैं। इसी प्रकार से और का भी हम देख सकते हैं उपसंहार। अगर ये रूपरेखा बन जाएगा तो रूपरेखा बन जाएगी बनाते ये जो है ये पॉइंट इसी के आधार पे 4-6 लाइन 8-10 लाइन हम आसानी से बना सकते हैं। फिर चलिए अगला देखते हैं। जैसे हमारा ये रहा पर्यावरण और प्रदूषण पर ये हमारा रूपरेखा है। तो इसको जैसे प्रस्तावना हो जाएगा, प्रदूषण का आशय, प्रदूषण के कारण क्या है, प्रदूषण क्यों फैलता है, पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण क्या है, इसका कैसे उपचार किया जा सकता है, उपाय क्या है। फिर उपसंहार। इसी प्रकार से और भी हम पॉइंट बना सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कितने प्रकार की होता है, पर्यावरण प्रदूषण हमारे शरीर को किस प्रकार से हानिकारक हानि पहुंचाता है। तो इसी प्रकार से हम और भी इसमें पॉइंट बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा अगला है ये विद्यार्थी और अनुशासन। तो इसकी रूपरेखा हो जाएगी प्रस्तावना और ये जो उपसंहार है ये सभी में रहता है, चाहे वो निबंध हो या रूपरेखा हो। तो ये फर्स्ट में प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार ये रहेगा ही, सब में रहेगा। अब जो बीच का है तो बीच का ये जो है इसको हम अपने अनुसार से किसी भी प्रकार से 4-6 पॉइंट बना करके उसको विस्तार से कर सकते हैं। जैसे अनुशासन का महत्व हमारे जीवन में क्या है, अनुशासन की जड़ें, विद्यार्थी से आशाएं, छात्रों में अनुशासनहीनता तथा उसका निवारण कैसे करें, अनुशासन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो इस प्रकार से हम इसका यहाँ पे ये लिख सकते हैं, रूपरेखा बना करके निबंध लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से और भी जैसे कि पानी हो गया, इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे पानी दिया है कि पानी का महत्व पर यहाँ पे क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो अब इसका अगर हम बनाएंगे तो इसकी रूपरेखा हो जाएगी, जैसे प्रस्तावना पहले हो जाएगा, फिर संगठन हम लिख दें, इसका संगठन लिख देते हैं किस कौन से चीज़ों से मिलकर के हमारा जो पानी बना है। तो जैसे पानी H2O से हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर के पानी बना हुआ है। फिर पानी का महत्व हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, फिर पानी की उपयोगिता क्या है, पानी के कितने रूप या प्रकार हैं, और फिर उपसंहार। तो इस प्रकार से हम इसका भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को प्लीज़ अगर अभी भी सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इस उम्मीद के साथ हम रखते हैं वीडियो को। धन्यवाद।